Hello friends, how are you? Today I will explain you the first poem given in your textbook. The name of the poem is Dust of Snow, that is written by a well-known poet named Robert Frost. फ्रेंड्स, आप सब ने अपनी 10th तक की जर्नी में कभी ना कोई पोएम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है वो आपने पढ़ी होगी, आपने उसका मीनिंग भी समझा होगा और आपको पता है कि ये जो बहुत डीप मीनिंग होता है इनके पोएम का। सिंपल होती है लेकिन बहुत डीप मीनिंग वाली पोएम होती है इनकी। चलिए देखते हैं ये पोएम में क्या है। डस्ट ऑफ स्नो। अभी अबाउट द पोएम लिखा गया है, यहाँ पे फर्स्ट है। उसमें अबाउट द पोएम में हमको दो चीज़ का मीनिंग पता लगने हैं। उसके अंदर फर्स्ट है डस्ट ऑफ स्नो। अभी डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है? डस्ट ऑफ स्नो मिट्टी का तो हम समझ सकते हैं, मिट्टी की डस्ट हम लोग उसको कहते हैं, लेकिन स्नो की डस्ट वो क्या होता है? तो उसमें यहाँ पे बता दिया गया है हमको कि इसका मीनिंग क्या है। इट इज़ फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ठीक है, एकदम जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना बर्फ के, उसको डस्ट ऑफ स्नो की तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। और दूसरा जो है वर्ड हेमब्लॉक ट्री। अभी ये क्या है? तो अ पॉइजनस ट्री with small white flowers. Hemlock is a poisonous tree found in mountain areas. अभी क्या है कि जो ट्री है उसमें छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स आते हैं और वो पॉइजनस होता है, और ये ट्री सिर्फ और सिर्फ माउंटेन एरियाज में ही देखने को मिलता है। यहाँ पे जो ये स्लाइड आप देख रहे हो उसमें लिखा गया है अबाउट द पोएम। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अभी जो ये पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसके बारे में फ्रेंड्स, बिलीव मी, इज़ अ वेरी वेल नोन पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो भी लिखते थे उसका बहुत डीप मीनिंग होता था। तो उनके बारे में कुछ जान लेते हैं हम बेसिक इन्फॉर्मेशन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज फेमस अमेरिकन पोएट। अभी वो अमेरिकन पोएट थे और वेरी फेमस यहाँ पे लिख दिया गया है। He was born in San Francisco on March 26, 1874। अभी उनका जन्म वो अमेरिका का एक फेमस सिटी है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे हुआ था। डेट 26 मार्च 1874। His father belonged to न्यू इंग्लैंड। अभी उनका जो उनके पापा थे वो न्यू इंग्लैंड से थे। ठीक है, एंड हिज मदर वॉज एन स्कॉटिश इमिग्रेंट। और उनकी मम्मी जो थी वो एक स्कॉटिश इमिग्रेंट थी, मतलब स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी और वो छोड़ के अमेरिका वो परमानेंटली सेटल हो गई थी। बाय 1920s फ्रॉस्ट वॉज द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट इन अमेरिका। अभी 1920 तक तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वेल नोन पोएट बन चुके थे अभी अमेरिका के, और बहुत वेल नोन बन चुके थे। हर कोई उनको जानता था, उनकी जो पोएम लिखी हुई होती थी उसको जरूर ना जरूर पढ़ता था। His potential work, A Boy's Will in the year 1913, North of Boston in the year 1914, New Hemisphere in 1923, A Future Range in 1936, Stipple Bush in 1947, and In the Clearing 1962 increases his fame and honor। यहाँ पे उनकी कुछ बुकों का नाम दिया हुआ है ईयर के साथ, और इन बुक्स की वजह से उनकी पहचान बहुत बढ़ चुकी थी वहाँ पे अमेरिका में। अब ठीक है, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज पब्लिश्ड इन न्यू हेमिस्फीयर इन द ईयर 1923। अभी ये जो पोएम है जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो उनकी बुक थी द न्यू हेमिस्फीयर, और वो पब्लिश हुई थी 1923, उसमें से ली गई है। ठीक है, और उसको पुलिट्जर प्राइज भी ऑनर हुई थी, मतलब इतनी अच्छी थी कि उसको पुलिट्जर प्राइज करके, लिटरेचर के लिए शायद उन लोग में प्राइज होगा, वो उसको अवॉर्डेड किया गया था। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। अब इंट्रोडक्शन तो देख लेते हैं ये पोएम का। Robert Frost, a well-known American poet of nature,
In this poem, we present a moment that seems simple but has a large significance. अभी ये जो पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी पोयम हर बार जो नेचर होते हैं उनके लव के तरफ होती थी, मतलब नेचर से जो उनका जुड़ाव था वो कुछ ना कुछ वहाँ उनकी पोयम में था। तो ये पोयम में भी वही बिल्कुल है कि इस पोयम में भी उनका नेचर के प्रति जो लगाव था वो बता रहा है। और नेचर में जो पोयम लिखी है उन्होंने, वो उसका बहुत डीप मीनिंग है इसमें। इट इज अ हाईली सिंबॉलिक। अभी ये बहुत कुछ समझाती है ऐसी पोयम है। वन डे द पोएट वॉज डिप्रेस्ड मूड। अभी एक दिन की बात है जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिप्रेस्ड मूड में थे, मतलब कुछ चिंता में थे, कुछ सोच रहे थे, ठीक है। अ प्लीजेंट थिंग हैपेंड अंडर ए ट्री। और कुछ अजीब सा, बहुत उनको अच्छा लगने वाला कुछ हुआ जब वो एक पेड़ के नीचे खड़े थे। इट चेंज द पोएट्स मूड। और उसने जो पोएट का मूड था वो पूरा बदल दिया। इट सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे फॉर द पोएट। और उसकी वजह से उनका जो आधा दिन पूरा अब बच गया था, क्योंकि वो तो बहुत डिप्रेस्ड मूड में थे। जितना डिप्रेस्ड मूड में थे उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से उनका पूरा मूड अच्छा हो गया, और बाकी का जो आधा दिन बचा हुआ था वो उनका अब वो यूटिलाइज कर पा रहे थे, ठीक है, ऐसा बताया गया है। अब शुरू करते हैं द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, ठीक है। द वे अ क्रो स्टक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पे बहुत, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, स्टुक मतलब हिलाना, डाउन, ठीक है। दूसरी चीज है डस्ट ऑफ स्नो, मतलब वेरी फाइन पार्टिकल्स। और तीसरी चीज थी हेमलॉक ट्री, वो ट्री जो पॉइजनस होता है और माउंटेनियस एरिया में ही देखने को मिलता है, हैविंग वाइट फ्लावर्स। ये तीन चीज के बारे में ये स्टेंजा में बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है जो मैंने पढ़ा। अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट recounts a small incident that changes his mood। अभी ये पोयम में ये जो फर्स्ट स्टेंजा है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम में लिखा गया है, वो एक इंसिडेंट के बारे में बता रहा है जिसकी वजह से उन जो पोएट था उनके पूरा मूड चेंज हो रहा है, ठीक है। इट सीम्स वेरी सिंपल बट इट हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस। अभी बहुत सिंपल सी चीज हो रही है, इंसिडेंस हो रहा है, लेकिन उसकी गहराई बहुत ज्यादा थी, कुछ समझने लायक हो चुका था उस टाइम पे। द पोएट वॉज वंस वेरी डिप्रेस्ड एंड होपलेस। एक बार की, अब ये समय की बात थी जब वो पोएट बहुत डिप्रेस थे और उनकी जो आशा थी अब सब जा चुकी थी, होपलेस, ठीक है। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ sorrow and was lost in thoughts। अभी उनको बहुत दुख भी हो रहा था और शायद वो कहीं अपने ख्यालों में खो चुके थे। He was standing under the hemlock tree। तब वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे। Suddenly a crow that was sitting on the tree। तभी जो क्रो, कौवा, जो वो पेड़ पे ही बैठा हुआ था, shook the tree। उसने वो पेड़ को थोड़ा हिलाया, मतलब उसके वजह से पत्ते और सब हिले थोड़ा। एंड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम द ट्री फॉल ऑन द पोएट। और जो भी पेड़ हिल रहा है उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो बर्फ का फाइन पार्टिकल्स थे वो पोएट के ऊपर गिरते हैं, ठीक है। ये स्टैंजा 1 का पूरा एक्सप्लेनेशन था। अभी स्टैंजा 2 में क्या है वो देखते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चांस ऑफ a change of mood and saved some part of a day I have ruined। ठीक है, अभी क्या हुआ, और ये बर्फ गिरी है जिसके वजह से जो पोएट का जो मूड, वो डिप्रेस थे, मूडलेस थे, अब वो चेंज हो रहा है, ठीक है। और इसके वजह से क्या हुआ कि उनका जो आधा बाकी का दिन खराब होने से बच गया। रूइन का मीनिंग है हेल्ड इन रिग्रेट,
और मूड मतलब क्या? अ स्टेट ऑफ माइंड। हमको पता है मूड क्या होता है। हम जब खुश होते हैं और हमारे मुताबिक सब काम हो रहा था, मूड हम बहुत अच्छा होता है, वी कैन से हमारा मूड बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई हमें परेशान कर रहा है किसी चीज़ से, हम डिप्रेस है उसके बारे में सोचते रह रहे हैं, तो मूड हम लोग का खराब होता है ऐसा। ठीक है, तो यही था इसके अंदर कि वो पोएट का मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट का उस टाइम उस जो बर्फ गिरी उससे उनका जो मूड था वो पूरा चेंज हो चुका था। अब वो खुश हो चुके थे और इसकी वजह से जो उनका बाकी का आधा दिन बचा हुआ था वो अब यूटिलाइज वो कर पा रहे थे। ठीक है, अभी वो स्टैंजा को एक पूरा एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग लिखना चाहे सेकंड स्टैंजा का, तो क्या है? When the soft and cold snow fall on the poet, it change his mood। वो सॉफ्ट और जो कोल्ड जो बर्फ थी वो जब पोएट पे गिरती है तो उसके वजह से उनका मूड पूरा बदल जाता है। फ्रॉम सैड टू हैप्पी, वो दुखी थे उससे अब खुश हो चुके हैं। ही स्टार्टेड फीलिंग सुटेड एंड रिफ्रेश्ड। अभी उनको अब लग रहा है कि ये जो फीलिंग है, ये जो सब हो रहा है वो उनके मुताबिक हो रहा है और वो अब रिफ्रेश पूरा फ्रेश हो चुके हैं। दिस सिंपल इंसिडेंट हेल्प हिम एंजॉय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे। यह बहुत अब छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, सिर्फ बर्फ गिरी थी, लेकिन उनको इससे अब ये मदद मिल गई कि वो अपना जो बचा हुआ आधा दिन था उसे एंजॉय करे। ही थस बिकम हैप्पी as it saved the rest of the day from being wasted and held it in regret। अभी खुश भी है कि हाँ अब मैं मेरा जो आधा दिन बचा हुआ है वो कहीं ना कहीं मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, वो बच चुका है बिगड़ने से ज़्यादा, ऐसा कह रहे हैं वो स्टैंजा 2 में। अभी ये तो हो गया, सिंपल सी स्टोरी थी, बर्फ गिरी, मूड अच्छा हुआ। अभी ये कहना क्या चाहता है, इसके पीछे का जो मेन रीजन है, जो हमको समझाना क्या चाहते हैं, सेंट्रल आइडिया क्या है, वो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया ऑफ पोयम डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, वो पढ़ते हैं। इट इज अ स्मॉल पोयम रिटन बाय फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोयम इज सेट ऑन अ विंटर डे। In the first stanza, the poet describes a simple natural happening। अभी क्या है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोएम ऐसे बता रहे हैं, वो बहुत फेमस है, अमेरिकन पोएट थे। इसके अंदर बहुत कुछ तो नहीं हुआ है, एक सिंपल सा इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में बताया है। स्नो गिरता है, स्नो कब होता है? विंटर सीजन में, तो विंटर सीजन की बात हो रही है। बहुत सिंपल सा इंसिडेंट होता है जो स्नो उनके ऊपर गिर रहा है उसकी है बात। द स्नो फ्लैंक्स हैव कवर्ड द टॉप ऑफ द ट्रीज। जो स्नो गिरी थी उससे पूरा जो ऊपर का ट्री का जो अपर पार्ट होता है वो ढक ढक चुका था। द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। और तभी वो जो पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसी वक्त हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे। द मूवमेंट एंड अलाइनिंग ऑफ ए क्रो ऑन द ट्री। और उसी वक्त उनके ऊपर एक कौवा भी बैठा था, बिल्कुल उनसे अलाइनमेंट। ठीक है, मेक द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन द पोएट। और उसके वजह से वो जो बर्फ ऊपर जमा हुई थी वो उसमें से कुछ पार्ट नीचे पोएट पे गिर रहा है। ठीक है, द क्रो अ सिंबल ऑफ इल ओमेन। मतलब ऐसे जनरली कौवा की बात हो रही है, कौवे तो ऐसे सिंबल के अंदर बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत शुभ नहीं होता, ऐसे बोल रहे हैं। तो उसकी बात हो रही है कि ऐसा सिंबल तो खराब, कुछ गलत चीज का वो सिंबल होता है। एंड द हेमलॉक ट्री एसोसिएटेड विद अ पर्सन इज नॉट एस्पिशियस थिंग्स। ये सब अच्छी चीज नहीं थी। कौवा भी ऊपर बैठा हुआ है, वो खुद हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े है, इसकी बात हो रही है। However, in the second stanza, the falling of snowfalls and the scare leave of tremendous effect on the mental state and the mood of the poet। लेकिन ये सब तो अच्छी चीज नहीं थी, वो ट्री भी और कौवा ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन अंदर ऐसा कुछ होता है जिससे जो पोएट का मूड था वो सडनली चेंज हो रहा है। वो सैड थे, अब हैप्पी हो चुके हैं, जो एक अच्छी बात कहलाती है, एक अच्छी साइन होती है। So far the day was being quite gloomy and wastage of him। अभी तक तो पूरा दिन बोरिंग था और वेस्टेज था उनके लिए। बट दिस ऑर्डिनरी नेचुरल हैपनिंग suddenly brings the desired change in his mood। अभी लेकिन ये जो
कौवा बैठा, बर्फ गिरी, लेकिन इसके वजह से एक चीज हुई कि उनका जो मूड था, उनकी जो फीलिंग्स थी, तुरंत उस टाइम पे चेंज हो जाती है, बदल जाती है। इट ग्लैंड्स हिज हार्ट्स, उसके वजह से उनका जो दिल था वो अब रिलैक्स हो चुका है। ही रियलाइजेस दैट द फॉलिंग ऑफ स्नो फ्लॉक्स on him has saved the day। वो अब रियलाइज करता है कि ये जो बर्फ मेरे पे गिरा है उसकी वजह से जो मेरा आधा दिन जो अब बच जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा, मैं उसे शायद यूटिलाइज कर सकूं, और ये जो मेरी फीलिंग है सब वेस्ट, अभी मूड अच्छा कर हो जाएगा तो सब उससे यूटिलाइज भी होने वाला है, ऐसा कहना चाहते हैं वो। ठीक है, नाउ ही हैज नो रिग्रेट as the whole of the day was not gone west। अभी कह रहा है कि हाँ अभी उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनका पूरा दिन अब वो वेस्ट नहीं जाने वाला है। The moments of the snowfall and their effect have saved the day। जो वो स्नो गिरा और उसके बाद जो इफेक्ट क्रिएट हुआ उससे पोएट का ये दिन बच जाएगा। They have brought a chance in his mood and delight to uplift his spirit। और ये उनके लिए एक चांस था, जो उनका मूड था वो अच्छा हो जाए और उनकी जो स्पिरिट्स थी, जो उनका जज्बा था, उसे वो जगा सके और ऊपर ले जाए, ऐसी बात कही गई है। अब डिटेल समरी पढ़ते हैं। डिटेल समरी में बहुत मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि हम लोग को पता है कि पूरा पोयम में क्या कहा गया है। ठीक है, डिटेल्स समरी ऑफ डस्क ऑफ स्नो। It is a lawful poem of nature by Robert Frost. In his poem, a symbolic incident is present. The poet is standing under the hemlock tree. He is sad mood. He thinks that this day has been lost when a crow shakes the hemlock tree and the dust of snow falls on him. This little incident brings about a sudden change in the state of poet's mind. His mood has changed. He thinks that it was saved the rest of the day and gets busy with his work like the crow। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा जो पोएम विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन की गई थी वो हमारे तरफ मोदी एकेडमी की तरफ से थी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, इफ यू सर्टेन सजेशंस, इफ यू वांट certain changes to make by us, then you can surely comment in the comment section। और हम लोग जो आगे सब poems and chapters अपलोड करने वाले उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स।